ডিফেন্স মিনিস্টার সম্মানীয় শ্রীযুত রাজনাথ সিং ইতিমধ্যে হেলিকপ্টার উপর অবতরণ করেছে। এখন আমার মঞ্চ অভিমুখে আনিয়াছে আপনাকে একেদর মহামূল্যবান বক্তব্য ক্ষণেক সময়ের ভিতরে শুনিব পাব। শ্রদ্ধা নাই আমার অতিকৈ আদর সম্মানীয় ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ডিফেন্স মিনিস্টার সম্মানীয় শ্রীযুত রাজনাথ সিং জি আমার মঞ্চলৈ আমি আমন্ত্রণ জানাইছো। রাজনাথ সিং জি জিন্দাবাদ, রাজনাথ সিং জি জিন্দাবাদ, রাজনাথ সিং জি স্বাগতম। ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সম্মানীয় শ্রীযুত রাজনাথ সিং জি। জেলা সভাপতি অরুণ চন্দ্র দেব আর লগতে রঞ্জিত কুমার মজুমদার চেয়ারপারসন 91 নং হোজাই সমষ্টির ইলেকশন চেয়ারম্যান অর্জুন মজুমদার, এক্স ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট গৌরব শর্মা প্রভারী হোজাই এলএসি, অনিল দাস স্পোক্স পার্সন আসাম। মই ধন্যবাদ জনাইছো যে আপোনালোকে ইমান সময় ধৈৰ্য ধৰি এই কথাবোৰ শুনি আছিলে। এতিয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত मिनिस्टर प्रतिरक्षा मंत्री। अरे इतना धीरे से मैंने बोला फिर भी आपने नारा लगा दिया। इस असम के प्रभारी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री बैजयंत जी पंडा, इस क्षेत्र के प्रत्याशी श्री रामकृष्ण जी घोष, श्री अनूप कुमार दुबे जिलाध्यक्ष होजाई, श्री रंजीत मजुमदार, श्रीमती रामबाला देवी जिला परिषद चेयरमैन, श्री प्रांजल रॉय मंडल अध्यक्ष साउथ, श्री अनूप दत्ता मंडल अध्यक्ष ईस्ट, श्री मुन्ना पॉल, श्री गोविंदा पॉल, श्री पप्पू देव, श्री अर्जुन मजुमदार, श्री समीर चक्रवर्ती और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आप सभी ठीक ठाक हैं ना? ठीक ठाक हैं तो एक बार सभी लोग हाथ उठाकर बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले मेरी तरफ से आपुना लुकोलोई प्रणाम। की खबर भले ना? वेरी गुड। मैं भी थोड़ा थोड़ा बोल लेता हूं। बहनों भाइयों, असम राज्य का जहां तक प्रश्न है, असम राज्य की एक अपनी अन्य राज्यों से अलग एक पहचान है। असम राज्य की एक अपनी भाषा है, एक अपनी संस्कृति है,
और भारतीय जनता पार्टी ने सदैव इस बात का ध्यान रखा कि असम राज्य की यह संस्कृति और सभ्यता पर किसी भी सूरत में आंच नहीं आनी चाहिए। और बराबर भाजपा ने अपने इस संकल्प को दोहराया है कि यहाँ की संस्कृति और सभ्यता कि हम सदैव रक्षा करेंगे। मेरे बहनों भाइयों, यह माता कामाख्या देवी की धरती है, ब्रह्मपुत्र नदी की यह धरती है। यदि मैं कहूं सचमुच असम अपने में एक बहुत ही पवित्र राज्य है, तीर्थ स्थल के समान है, तो यह भी कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। मैं यह मानता हूं कि इस असम राज्य की किसी दूसरे राज्य से तुलना नहीं की जा सकती है। एक से एक महापुरुष इस धरती पर पैदा हुए हैं। श्रीमंत शंकर देव से आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं कि नेतृत्व में असमिया समाज ने धर्म, भाषा, संस्कृति, साहित्य, समाज सुधार इन सभी क्षेत्रों में सर्वोत्कृष्ट काम किया है। जहां तक भूपेन हजारिका जी का प्रश्न है, असम के ही नहीं सचमुच वह पूरे भारत के एक संगीत सम्राट थे। भूपेन हजारिका को सबसे पहले भारत में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने का काम यदि किसी ने किया तो हमारी सरकार ने किया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। भूपेंद्र हजारिका जी का सम्मान मेरे बहनों भाइयों, यह असम की जनता का सम्मान था, असम की सभ्यता का सम्मान था, असम की संस्कृति का सम्मान था। और आपने देखा होगा कि जब से हमारी सरकार बनी है 2014 से, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का बराबर यह आग्रह रहा है कि हमारी सरकार के मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य हैं, सभी सदस्यों का 3 महीने में कम से कम एक बार नॉर्थ ईस्ट जाना होना चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए जितना भी रिश्ता है कि इमोशनल रिलेशन इस नॉर्थ ईस्ट के साथ है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने पद की शपथ लेने के कुछ ही दिनों के अंदर यह बात दोहराई थी कि नॉर्थ ईस्ट के विकास के प्रति हम पूरी तरह से कमिटेड हैं और हम नॉर्थ ईस्ट का वैसा ही विकास चाहते हैं जैसा कि हिंदुस्तान के अन्य सभी राज्यों का विकास होता है। किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपने देखा कि इसके पहले की सरकारों ने नॉर्थ ईस्ट के साथ किस प्रकार का भेदभाव किया। नॉर्थ ईस्ट के लोग यह महसूस करते रहे जैसे वह दिल्ली से पूरी तरह से कटे हुए हों। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, 6-7 वर्षों में कोई नॉर्थ ईस्ट का भाई बहन ये नहीं कह सकता कि मैं अब दिल्ली से कटा हुआ हूं, क्योंकि दिल्ली तो अब आपके बीच आती है मेरे बहनों भाइयों। दिल्ली अब आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। पहली बार इस काम को यदि किसी ने किया है तो यह हमारी सरकार ने किया। इस असम राज्य में 15 वर्षों तक लगातार आपने कांग्रेस की सरकार देखी है, उसके पहले भी आपने इन्हीं लोगों की सरकारें देखी हैं, और 5 वर्षों से असम में आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार सर्बानंद जी सोनोवाल के नेतृत्व में देख रहे हैं। आप सहज ही इस बात की तुलना कर सकते हैं। सही तरीके से जनता के हितों को ध्यान में रखकर कौन ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो सरकार चला सकती है। मुझे ज्यादा कहने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। 15 वर्षों का शासन या कोई कम शासन नहीं होता था। 15 वर्षों के अंदर सचमुच कांग्रेस यदि चाहती तो नॉर्थ ईस्ट के इस असम राज्य को हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बनाकर खड़ा कर सकती थी। लेकिन असम राज्य के लिए जैसा प्रयास होना चाहिए था सरकारों के द्वारा, वह प्रयास नहीं हुआ। बहनों भाइयों, राजनीति केवल सत्ता के सुख भोगने के लिए नहीं की जाती है। राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती है। राजनीति यदि की जाती है तो समाज बनाने के लिए राजनीति की जाती है, देश बनाने के लिए राजनीति की जाती है। और यही हमारी भारतीय जनता पार्टी का बराबर उद्देश्य रहा है। उद्देश्य ही नहीं रहा है बल्कि हम लोगों का यही संकल्प रहा है। और बार बार हम लोग कहते रहे कि राजनीति ये बहुत पवित्र शब्द है। राजनीति में काम करने वाले नेताओं को जनता से जो वादे करने चाहिए, एक एक वादे को अपने पूरा भी करना चाहिए।
लेकिन आजाद भारत के इतिहास में आपने देखा होगा, नेताओं ने जनता से बहुत सारे वादे किए। मेरे बहनों भाइयों, काश यदि आंशिक रूप से भी अपने वादों को पूरा कर दिया होता तो शायद हमारा यह भारत कई वर्ष पहले ही दुनिया का सबसे धनवान देश बन गया होता, सबसे ताकतवर देश बन गया होता। नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास पहले की अपेक्षा लगातार कम होता चला गया। भारत की राजनीति में यह विश्वास का संकट निरंतर गहरा होता चला गया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने यह संकल्प लिया कि भारत की राजनीति में कथनी और करनी में अंतर होने के कारण जो है विश्वास का संकट पैदा हुआ है। इस विश्वास के संकट को हम चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे और हम जनता से जो कुछ भी कहेंगे, अपने घोषणा पत्र, अपने संकल्प में जो भी हम वादे करेंगे, हम अक्षरशः एक एक वादे को पूरा करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनसंघ के रूप में जब हम लोगों की स्थापना हुई थी 1951 में भारतीय जनसंघ की, उस समय भी हम लोगों ने जो वादे किए थे बराबर हम उसको दोहराते रहे। लोग कहते रहे कि भारतीय जनसंघ भाजपा वाले, यही उस समय की भारतीय जनसंघ बाद में आकर 1980 में भारतीय जनता पार्टी बन गई। लोग कहते रहे ये 51 में जो बोले थे वही आज भी दोहराते हैं, लेकिन ये अपने वादों को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन बहनों भाइयों, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमने 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में जो वादे किए थे, भारतीय जनता पार्टी के रूप में उन वादों को दोहराते रहे। हमने अपने प्रण को तोड़ा नहीं, अपने वचन को तोड़ा नहीं। जो ही हमारी 2014 में दिल्ली में सरकार बन गई स्पष्ट बहुमत के साथ और नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन गए, चुटकी बजाकर बहनों भाइयों हम लोगों ने अपने पुराने वादों को भी पूरा कर दिखाया। यह है भारतीय जनता पार्टी। उस समय भी हम लोग कहते थे हमारी सरकार आएगी तो जम्मू और कश्मीर की धारा 370 को हम समाप्त करेंगे। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा नहीं होगा, जम्मू कश्मीर राज्य का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा होगा। और वह करके हम लोगों ने दिखाया। सरकार बनते ही हमने अपने वादे को बहनों भाइयों पूरा किया। राम जन्मभूमि का जहां तक प्रश्न है, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनना चाहिए। यदि हम लोगों ने यह बात कही थी और यह कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इसके लिए प्रयास करेंगे, बहनों भाइयों आज आपको बतलाने की जरूरत नहीं है। अब अयोध्या की धरती पर जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पैदा हुए थे, रामलला पैदा हुए थे, अब वहां पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। यह भी वादा ईश्वर की कृपा से हम लोगों का पूरा हुआ है। बाद के चुनावों में 1984 के बाद भी जब हम कहते थे सरकार बनेगी तो हम इस काम को करेंगे, तो लोग भरोसा नहीं करते थे। कहते थे नेता कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, असम का भी भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र उठाकर कोई पढ़ ले, केंद्र का भी भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र उठाकर कोई पढ़ ले। 2014 में तो मैं स्वयं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, उस समय घोषणा पत्र बना था, बराबर मैं आगाह करता था, मोदी जी भी आगाह करते थे, वादे वही किए जाने चाहिए जिन वादों को हम पूरा कर सकें। 2019 में भी मैं स्वयं घोषणा पत्र बनाने वाली कमेटी का चेयरमैन था। पूरी सावधानी बरती, हम वही वादे करेंगे जिन वादों को हम 5 वर्षों में पूरा कर लें। बहनों भाइयों, हम आपकी आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं करना चाहते। हम यदि राजनीति करना चाहते हैं तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करना चाहते हैं। आपसे आंखें चुरा कर हम राजनीति नहीं करना चाहते। बहुत छला है लोगों ने देश की जनता को, बहुत धोखा दिया है देश की जनता को। लेकिन यकीन रखना मेरे बहनों भाइयों, अब कोई मां का लाल आपको छलने नहीं पाएगा, कोई आपको धोखा नहीं देने पाएगा। मैं कह सकता हूं 5 वर्षों के अंदर सचमुच हमारे
सर्बानंद जी सोनोवाल जो असम के मुख्यमंत्री रहे, उनकी सरकार ने जो काम किया है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। मैं तो यही कह रहा था कि यदि मैं सारे काम जितने उन्होंने किए हैं उसको जनता के सामने पेश करना प्रारंभ करूं तो घंटे भर का समय लग जाएगा, और केंद्र सरकार के कामकाज को भी इसमें मिला दूं तब तो और अधिक समय लग जाएगा। अद्भुत काम किया है। मुझे यह बतलाया गया बहनों भाइयों कि असम में यहां की सरकार ने जो काम किए हैं पिछले 5 वर्षों में 3,35,000 भूमिहीन परिवारों को जमीन का पट्टा दिया है। यह सही है? 3,35,000 भूमिहीनों को जमीन का पट्टा दिया है। और आज ही हमारा संकल्प पत्र जारी हुआ है, आज ही हमारा संकल्प पत्र जारी हुआ है। जो भूमिहीन हैं, जिनको पट्टा नहीं मिला है, उनको भी पट्टा दिया जाएगा। यह हमारी सरकार का फैसला है, यह हम लोगों का संकल्प है। कांग्रेस के शासनकाल में मुझे बतलाया गया है केवल 33,000 लोगों को पट्टा मिला था 15 वर्षों में। हम लोगों ने केवल 5 वर्षों में ही 3 लाख लोगों को पट्टा देने का काम किया है। आज के संकल्प पत्र में हम लोगों ने कहा है कि हर भूमिहीन परिवार को जमीन का हम पट्टा देंगे। और एक चीज मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बहनों भाइयों, 5 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने जो काम किया है, सचमुच मैं भी उत्तर प्रदेश राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूं, मैं तो देखकर हैरत में था। कमाल किया है सर्बानंद सोनोवाल की सरकार ने। यहां पर 5 वर्षों के अंदर ही 5 नए विश्वविद्यालय खोलने का काम यदि किसी ने किया है तो सर्बानंद सोनोवाल की सरकार ने किया। बहनों भाइयों, देश के किसी राज्य में 5 वर्षों के अंदर 5 नए विश्वविद्यालय, वो अभी जो कि हिंदुस्तान के पिछड़े राज्यों में गिना जाता था। सरकार बनते ही करिश्माई काम किया है यहां के मुख्यमंत्री ने। मुझे यह भी बतलाया गया है डीफू में मेडिकल कॉलेज बन गया और 6 नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। धेमाजी में इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, 6 नए खुल रहे हैं। चाय बागान में 119 हाई स्कूल। बताइए, चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों की कितनी दुर्गति है, क्या हालत है, किस प्रकार की गरीबी और गुर्बत की वह जिंदगी जीते हैं। आप सभी लोग अच्छी तरह से परिचित होंगे। वहां उन गरीबों के बच्चों को भी पढ़ने लिखने की सुविधा मिलनी चाहिए। इसकी यदि किसी ने चिंता की तो हमारी असम की सरकार ने की। और यह भी जानकारी में थी हमारी सरकार के बाद कि यहां पर प्रायः लोग कैंसर की बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। आपको आश्चर्य होगा बहनों भाइयों, हमारी यहां की सरकार ने 5 वर्ष के अंदर 10 नए कैंसर हॉस्पिटल खोलने का काम किया है। यह कोई छोटी बात नहीं है। और असम माला प्रोग्राम के अंतर्गत तो लगभग 6,000 करोड़ रुपए खर्च करके सड़कों का निर्माण किया है, स्टेट हाईवेज का निर्माण किया है। मनरेगा के अंतर्गत तो लगभग 83 लाख लोगों को रोजगार भी मुहैया कराया है। और मुझे यह भी बतलाया गया कनकलता महिला सबलीकरण योजना के अंतर्गत 2 लाख ग्रामीण महिलाओं को 25,000 की वन टाइम ग्रांट दी गई है। 25,000 महिलाओं को वन टाइम ग्रांट दी गई है, ऐसी 2 लाख महिलाओं को। अद्भुत काम किया है। विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट योजना के अंतर्गत 1,42,000 युवकों को 50,000 रुपया, 1,42,000 नौजवानों को 50,000 रुपया अपना रोजगार चलाने के लिए देने का काम यदि किसी ने किया है तो सर्बानंद सोनोवाल की सरकार ने किया है, भाजपा की सरकार ने किया है। एक से एक अद्भुत काम यहां की सरकार ने किया है। और बहनों भाइयों, आज जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें जो प्रमुख बातें हमारे संज्ञान में आई हैं उसकी जानकारी देना चाहता हूं। अरुणोदय योजना, अरुणोदय योजना तो पहले भी चलती थी। मुझे बतलाया गया कि अरुणोदय योजना के अंतर्गत 830 रुपए का भुगतान होता था। यह सच्चाई है ना? पहले 830 रुपया मिलता था, पहले 830 ही मिलता था अरुणोदय योजना के अंतर्गत, यही था ना। लेकिन हम लोगों ने फैसला किया है अब 830 रुपया नहीं, अब 3,000 रुपया दिया जाएगा, 3,000 रुपया दिया जाएगा। आज हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में इस बात को कहा है।
और असम के बेरोजगारी है ना, भी बेरोजगारी तो है ना नौजवानों कि नहीं है? 2 लाख नौजवानों को जॉब रोजगार देने का भी संकल्प आज हम लोगों ने लिया है, जो हम लोगों का घोषणा पत्र जारी हुआ है। 2 लाख नौजवानों को। और अगले 5 वर्षों में आत्मनिर्भर असम को बनाए जाने के लिए भी कई ऐसे विशेष कदम उठाने की भी आज हम लोगों ने घोषणा की है। और एक नामघर योजना यहां पर चल रही है। नामघर योजना के लिए 2.5 लाख रुपए की ग्रांट आदिवासी भाइयों को दी जाएगी। यह सब सारी घोषणाएं आज अपने संकल्प पत्र में, अपने घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने की हैं। और यह भी कहा है कि हम मिशन शिशु उन्नयन योजना लॉन्च करेंगे, जिसके अंतर्गत असम के हर बच्चे को जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा, हर बच्चे को पैसा लेकर नहीं, बिना पैसे के मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। यह भी हम लोगों ने फैसला किया है। और इतना ही नहीं, 8वीं के ऊपर पढ़ने वाले हर बच्चे को मुफ्त में साइकिल भी दी जाएगी। यह भी आज हम लोगों ने घोषणा की है। यह चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे चलेगा नहीं, दौड़ेगा। दौड़ेगा। यदि दौड़ेगा तो एक बार तालियां बजाइए तो मैं मानूंगी दौड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और यह भी हम लोगों ने फैसला किया है कि बहनों भाइयों, लगभग 8 लाख नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में काम दिया जाएगा। यह भी हमारी सरकार ने फैसला किया है। यह फैसले कोई छोटे मोटे फैसले नहीं हैं। अच्छा, यह बतलाइए कि असम में अब उग्रवाद की हिंसा घटनाएं होती हैं कि नहीं होती हैं पहले के कंपेरिजन? मेरी बहनें बतलाएं कि अब उग्रवाद की घटना हिंसा की होती है कि नहीं होती है? आप लोगों को पता नहीं, याद है कि नहीं याद है, 2014 में जब मैं भारत का गृह मंत्री बना था तो दिसंबर के महीने में बहुत बड़ी घटना हो गई थी। हमारे 70 आदिवासियों को उग्रवादियों ने मार डाला था। बहनों भाइयों, 3-4 घंटे के अंदर ही दिल्ली से चलकर मैं यहां पहुंचा था, गुवाहाटी में। और उस समय तरुण गोगोई जी यहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनके साथ और जितने भी संबंधित अधिकारी हैं सेना के और सिक्योरिटी फोर्सेस के, उनके साथ हमने बैठक की थी। और बहनों भाइयों, उस समय जो मैंने आदेश दिया था, क्या आदेश दिया था यह तो आप लोगों से नहीं बताऊंगा, लेकिन जो आदेश दिया था उसके बाद आपने देखा होगा कोई मां का लाल अब किसी असम भाई बहन के ऊपर हाथ उठाने की जरूरत नहीं कर पाएगा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा। अब तो ऐसे हालात पैदा हो गए कि यहां पर बहुत सारे हमारे नौजवान जो किसी कारण इधर उधर भटक गए थे किसी के बहकावे में आकर, उन्होंने भी अब अपना हथियार सरेंडर कर दिया है। ऐसे नौजवानों का भी हम स्वागत करते हैं जो भूले भटके रास्ते से इधर उधर चले गए थे, वो फिर से रास्ते पर वापस लौट रहे हैं। तो बहनों भाइयों, हिंसा और उग्रवाद की घटनाएं कोई बर्दाश्त कर ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। बोडो शांति समझौता भी हो गया है और बोडो ऑटोनोमस स्टेट में भारतीय जनता पार्टी को इस बार के चुनाव में शानदार कामयाबी हासिल हुई है। बहनों भाइयों, जहां तक इस राज्य की जनता का प्रश्न है, मैं पुनः अपनी बात दोहराना चाहता हूं। इस राज्य के विकास के लिए हम पूरी तरह से कमिटेड हैं, पूरी तरह से हम प्रतिबद्ध हैं। और सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस राज्य का तेजी के साथ विकास करना चाहती है। आप यह कहेंगे कितनी तेजी के साथ, तो मैं कहूंगा कि हमारी इसी असम की बेटी जो तेज धावक मानी जाती है, बहुत जो तेज दौड़ने वाली है, जिसने कि भारत का नाम दुनिया में रोशन किया है, हिमा दास जितनी तेजी से दौड़ती है उतनी तेजी से ही हम इस राज्य का भी विकास करना चाहते हैं। और केंद्र की सरकार का जहां तक सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बहनों भाइयों, सारी दुनिया इस सच्चाई को स्वीकार करने लगी है कि जब से नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, भारत अब दुनिया के कमजोर देशों में नहीं गिना जाता है।
सारी दुनिया यह मानने लगे है कि भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, बल्कि भारत अब दुनिया का एक ताकतवर देश बन गया है। सभी इस हकीकत को स्वीकार करने लगे। यह कोई छोटी बात नहीं है। आपने देखा भारत और चीन की सीमा पर क्या हो रहा था। ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। बहनों भाइयों, यदि हमको कोई आंख दिखाएगा तो आंख में आंख मिलाकर उसका जवाब देने की कुवत इस समय किसी है, हर भारतवासी के अंदर है, हमारे सेना के जवानों के अंदर। और सचमुच सीमा के ऊपर हमारे सेना के जवानों ने जिस शौर्य, पराक्रम और संयम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। और मैं कहना चाहता हूं, जो करिश्माई काम हमारे सेना के जवानों ने सीमा के ऊपर किया है बहनों भाइयों, उससे हर देशवासी का मस्तक गर्व के साथ ऊंचा हो जाता है। उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए। जब तक देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी, जब तक देश में रहने वाले लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे, तब तक देश का विकास किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है। इस सच्चाई को भी हम सब अच्छी तरह समझते हैं। और देश के विकास के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने तो सचमुच करिश्माई काम किया, करिश्माई काम किया। हम लोग भी लंबे समय से राजनीति में हैं, लेकिन कल्पना भी नहीं कर सकते थे। कभी हमने सोचा नहीं था कि कोई प्रधानमंत्री आएगा और यह सोचेगा कि हमारे गरीब घर की माताएं बहनें लकड़ी जलाकर, अंगीठी जलाकर, धुएं में आंखों से पानी चलता रहता है, खाना बनाने के लिए वह मजबूर हैं। उसने फैसला किया, हम कुछ ही समय में ऐसे हालात भारत के अंदर पैदा कर देंगे, एक भी परिवार शेष नहीं बचेगा जिस परिवार की बहन को, जिस परिवार की माता को अपने घर का खाना कुकिंग गैस सिलेंडर से बनाने का अवसर न मिल जाए, ऐसा एक भी परिवार शेष नहीं बचेगा। और हमारे यहां पर असम में 35 लाख परिवारों को मिला है। बहनों भाइयों, जो परिवार बचे होंगे उन परिवारों को भी मिलेगा। क्या कभी किसी ने सोचा, गरीब आदमी, बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं कि छोटे मोटे इधर उधर साए लगाकर खुले आसमान के नीचे अपनी जिंदगी बसर करते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि अरे मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, हम देश में ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं कि एक भी परिवार 2022 तक शेष नहीं बचेगा जिस परिवार को अपना सिर ढकने के लिए पक्का मकान न मुहैया हो जाए, ऐसा एक भी परिवार शेष नहीं बचेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ऐसे भवनों का निर्माण तेजी के साथ हो रहा है। और इस बार पहली बार भारत के इतिहास में 6-6 हजार रुपया हर साल किसानों के खाते में डाल दिया। बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यहां भी कुछ लोग बैठे होंगे जिनके खाते में 6 हजार रुपया आया होगा किसानों, 2-2 हजार करके 3 बार में आया है। तो जरा कुछ लोग हाथ उठाइए यदि आया है तो। अरे बहुत लोग आए। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी कहा करते थे, क्या करें, मैं तो लाचार हूं, मैं दिल्ली से जितना पैसा भेजता हूं, 100 पैसा भेजता हूं, नीचे पहुंचते पहुंचते बामुश्किल 14 पैसा 16 पैसा लोगों की जेब में पहुंच पाता है। यह मजबूरी जाहिर की थी उन्होंने। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मैं लाचार प्रधानमंत्री नहीं हूं, और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के सभी परिवारों का बैंकों में खाता खोल दो, बैंकों में अकाउंट खोल दो। बैंकों में अकाउंट खुल गया। और बहनों भाइयों, यदि हम 100 पैसा दिल्ली से भेजते हैं तो 100 का 100 पैसा आपके खाते में पहुंचता है। एक पैसा भी कोई मां का लाल खाने की हिम्मत नहीं कर पाता। यह है हुकूमत। सरकार ऐसी होनी चाहिए जो गरीबों के प्रति संवेदनशील हो, गरीबों के दुख दर्द को बटाने वाली सरकार होनी चाहिए, उसको कम करने वाली सरकार होनी चाहिए। और आपने बहनों भाइयों, सचमुच मैं भी अचंभित था जब इस योजना के बारे में सुना पहली बार, जब उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों से चर्चा की कि इस प्रकार की योजना लाने जा रहा हूं। मैं तो स्वयं आश्चर्यचकित था। एक नई योजना चलाई है, आयुष्मान भारत की योजना। आप कल्पना नहीं कर सकते
अभी सभी लोगों को लाभ यहां नहीं मिला है। 1 लाख से ज्यादा कुछ लोगों को लाभ अभी असम में मिल पाया है, कम लोगों को मिला है, इसलिए शायद आपको अनुमान नहीं होगा। बहनों भाइयों, आयुष्मान भारत योजना जो हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने लाया है, अपने में अद्भुत योजना, अद्भुत योजना। दुनिया के किसी देश में ऐसी योजना लागू नहीं है। हमारे यहां गरीब से गरीब परिवार बीमार हो जाता था, इलाज कराने के लिए पैसा नहीं होता था, बीमारी में ही वो अपना दम तोड़ देता था, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा ऐसे करूंगा, और उन्होंने आयुष्मान भारत योजना लागू कर दी। अब कान खोलकर सुन लो मेरे बहनों भाइयों, इस योजना के अंतर्गत 1 साल तक, मान लीजिए आप बीमार हो गए, 5 लाख रुपए तक का आपका मुफ्त इलाज किया जाएगा। ऐसी है यह आयुष्मान भारत योजना। और 1 साल में यदि आपकी बीमारी ठीक नहीं होती तो दूसरे साल भी 5 लाख रुपया का मुफ्त इलाज आपका किया जाएगा। इसे कहते हैं आयुष्मान भारत योजना। देश में यह योजना लागू हो चुकी है। करोड़ों लोगों ने इस योजना का, मेरे बहनों भाइयों, लाभ उठाया है। अपने में यह अद्भुत योजना। चाय बगान यहां तो नहीं होगी, क्यों? चाय बगान यहां तो नहीं है, चाय बगान यहां पर नहीं है, लेकिन चाय बगान, चाय की, असम की चाय तो बहुत मशहूर होती है, असम की चाय बहुत मशहूर होती है। कांग्रेस के लोगों ने भी वोट लेने के चक्कर में सोचा कि हमको भी कुछ ना कुछ ड्रामा करना चाहिए, तो प्रियंका जी आई थी, उन्होंने भी डलिया लटका ली पीछे, वो भी अपना चाय बगान में चली गई, कुछ करने लगे। और उन्होंने सोचा कि चाय बगान में काम करने वाले मजदूरों के आंखों में धूल झोंक कर हम उनका समर्थन हासिल कर लें, लेकिन शायद उनको सच्चाई नहीं मालूम है। इस देश की जनता अच्छी तरह जानती है कि वास्तव में सच्चा चाय वाला यदि कोई है तो भारत का प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी ही सच्चे चाय वाले हैं। बहनों भाइयों, इसलिए मैं आज आप सभी लोगों से अपील करने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी को आप सभी का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। घुसपैठ का जहां तक सवाल है, घुसपैठ रुकेगी, रुकी है, पूरी तरह से रुकेगी। और आप कहेंगे कैसे रुकेगी? जब मैं गृह मंत्री था तो उस समय धुबरी के बारे में हमारे सर्बानंद जी सोनवाल बार बार मुझे कहते थे, भाई साहब वहां पर फेंसिंग हो जानी चाहिए, नहीं तो बांग्लादेशी घुसपैठिए असम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। बहनों भाइयों, धुबरी में मैंने फेंसिंग कराई तार की, लेकिन कुछ नदी थी, रिवराइन जिसे बोलते हैं, यह हुआ कि वहां कैसे किया जाए, तो मैंने कहा टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन का प्रयोग किया जाना चाहिए, तकनीकी व्यवस्था की जानी चाहिए वहां के सर्विलेंस के लिए, इलेक्ट्रॉनिक, वो अभी हो गई है, वहां से भी वह नहीं घुस सकते। और अब तो हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठिया भारत में घुसने की जरूरत करेगा तब तो नहीं घुस पाएगा। बहनों भाइयों, क्योंकि त्रिपुरा में भी अब भाजपा की सरकार बन गई है, बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है, और असम में फिर से दोबारा भाजपा की सरकार बनने जा रही है। यानी बांग्लादेश से लगी हुई जो इन सभी राज्यों की सीमाएं हैं, अधिकांश सीमाओं से लगे हुए जो राज्य हैं वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन गई हैं। इसलिए अब बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां पर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। नागरिकता कानून का जहां तक प्रश्न है, इसको लेकर, एनआरसी को लेकर लोगों के अंदर गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बहनों भाइयों, जो प्रताड़ित होकर आए हैं उनको नागरिक बनाने में क्या आपत्ति है, लेकिन सारे के सारे लोग असम में ही रहेंगे यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमें इस बात की भी चिंता करनी है कि असम की पहचान, असम की आइडेंटिटी, असम की सभ्यता, संस्कृति किसी भी सूरत में प्रभावित नहीं होनी चाहिए। असम की सभ्यता, संस्कृति और पहचान को बनाकर रखना यह हम लोगों की प्रतिबद्धता है, यह हम लोगों का वचन है, हम यह आपसे वादा करते हैं। लेकिन लोगों के अंदर एक जानबूझकर यह गलतफहमी पैदा की जा रही है
और मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि इससे हम लोगों को बचने की आवश्यकता है। और इस अवसर पर बहनों भाइयों मैं कहना